हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रैमर रूल के बारे में। क्रैमर रूल क्या होता है, क्रैमर रूल, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के पीछे जो आप मेथड पढ़ करके आए हैं, उसके अलावा उसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक रूल आता है, क्रैमर रूल। अब ये क्रैमर रूल कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री अगर जाने तो आपको सामने बोर्ड पे एक नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, गाब्रिएल क्रैमर। क्योंकि इनका नाम क्रैमर था, इसीलिए क्यों इस रूल को जो देने वाले थे उनका नाम गाब्रिएल क्रैमर था, इसीलिए इस रूल का नाम भी क्या पड़ा, क्रैमर रूल। क्योंकि इसको देने वाले कौन थे, क्रैमर थे, इसीलिए इस रूल का नाम पड़ गया क्रैमर रूल। अब ये रूल क्या है, क्या कहता है, उस चीज के बारे में हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, क्या हमने बोला, नॉन होमोजीनियस। सपोज करिए आपके पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये कैसे इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस। कैसे पता, क्योंकि राइट साइड में जीरो नहीं है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यही होता है नॉन होमोजीनियस। अब ये इक्वेशन नॉन होमो, तो आप ये जो पढ़ने वाले हैं ये नॉन होमोजीनियस के लिए ही पढ़ने वाले हैं। होमोजीनियस पे चेंजिंग क्या होगी क्या नहीं होगी वो हम आगे सीखेंगे। चलिए देखिए, सपोज करिए आपके पास दो इक्वेशन गिवन है। अब इन दो इक्वेशंस में हमें अप्लाई करना है अपना क्रैमर रूल। तो क्या कहता है क्रैमर रूल, सबसे पहले यहां से हम एक डी डिटर्मिनेंट बनाने वाले हैं। कैसे बनेगा, ये जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं इन्हीं को लिख के हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। मतलब हम एक डिटर्मिनेंट यहाँ सपोज हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम एक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे a1 b1 a2 b2। ठीक, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट हो गया। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको पूरा डीपली समझा देंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं, फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, कहाँ से क्या चीजें आई हैं, फिर आगे हम उन चीजों का डायरेक्ट यूज करेंगे। ये डी एक डिटर्मिनेंट बनाया गया कोफिशिएंट्स का, किसका, कोफिशिएंट्स का एक डिटर्मिनेंट बनाया गया। ठीक, अब अगर हम दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इधर भी लिखते हैं dx और इधर भी लिखते हैं x। अच्छा, क्योंकि प्री मल्टीप्लायर कर रहे हैं तो प्री ही लिखते हैं, प्री का मतलब आगे, a1 b1 a2 b2। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए करते हैं। a1x a2x b1 b2। ठीक, हो क्या रहा है यहाँ पे, हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हम हिंट कर दें। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है c1 और इसकी वैल्यू क्या है, a1x प्लस b1y, ये है। अब यही हम यहाँ पे वही चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा a1x तो दिख रहा है, अगर यहाँ पे हम प्लस b1y लिख देते हैं तो हमारा यहाँ पे c1 बन जाएगा। मतलब अगर हम अपने C2 में y से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर दें तो शायद बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ कर देते हैं C1 चेंजेस टू C1 प्लस y C2। C1 को चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको चेंज कर रहे हैं और उसमें कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं C2 को y से मल्टीप्लाई करके, C2 को y से मल्टीप्लाई करके, मतलब b1y और b2y ये होगा और इसमें ऐड करने वाले हैं। तो हमारा xd क्या हो जाएगा, xd इक्वल टू यहाँ पे बनेगा a1x प्लस b1y, और ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y, ये भी एज इट इज रहेगा क्योंकि C2 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। अब ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, C1 के, मतलब इसकी जगह पे हम C1 पुट कर सकते हैं और ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे C2 रख सकते हैं। तो होगा क्या, xd इक्वल टू C1 B1 C2 B2।
समझ में आया? आपको पता है यहाँ से क्या निकल रहा है? देखिए ध्यान से, ये जो लिखा गया है ना, इसको हम नाम देने वाले हैं D1। इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम नाम देने वाले हैं क्या? D1। मतलब आपका XD किसके इक्वल हो गया? D1 के इक्वल होगा। अगर यहां से X की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? X इक्वल टू D1 अपॉन ये D डिवाइड में चला जाएगा तो D हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई? D की। ऐसे ही सिमिलरली आप और क्या लिख सकते हैं? Y इक्वल टू D2 अपॉन D, ये लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? सेम यही पैटर्न आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं D2 अपॉन D। समझ में आया? ये तो कई टीचर ऐसे थे इस चीज को डायरेक्ट बच्चों को रटवा देते हैं कि x इक्वल टू D1 अपॉन D होता है, y इक्वल टू D2 अपॉन D होता है। आप याद कर लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। बट आपको ये पता हो कि यहाँ पे ये चीजें कहाँ से आई, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं भाई, हमारी जिम्मेदारी है इस चीज को आपको बताना। देखिए, तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि x इक्वल टू D1 अपॉन D हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू D2 अपॉन D कैसे लिखा जाता है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आप फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y की ही तो वैल्यू चाहिए होती है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकालना। हमारे पास वेरिएबल x और y थे और वो वैल्यू हमने निकाल लिया है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, D2 के बारे में लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो जाएगी तो हम D2 के बारे में बता देते हैं। अब देखिए, यहाँ हम D2 के बारे में यहाँ लिख देते हैं कि D2 है क्या। जैसे ये वैल्यू D1 थी ना, तो इसमें हो क्या रहा था कि कांस्टेंट आपका यहाँ पे आ रहा था और ये एज इट इज। तो D2 आपको बनाना होगा, तो कुछ नहीं करना, ये जो D दिख रहा है इसी में, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है मतलब सेकेंड कॉलम में, ये वाली चीज ऐसे ही रहेगी A1 A2, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? C1 C2। तो ऐसे आपका बन जाता है D2। और एक कंडीशन यहाँ पे साथ में चलने वाली है कि D डज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत मस्ट है लिखना, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाना है। D डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे साथ में चल रही है। तो इस चीज को अब आपका ये कंप्लीट है। अब इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 3x3 के लिए आपको हम बता दें इनके फॉर्मूले, फिर हम आगे देखेंगे। सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ऐसे ही तीसरा इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू D3। ये हमारे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन? नॉन होमोजीनियस। ये चीज आपको बताई गई है, जिसको नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देख के पढ़े इसको। नॉन होमोजीनियस अब न, और नहीं प्रीवियस लेक्चर है आपको देखना है, तो आप बस ये जानिए कि राइट साइड में डज नॉट इक्वल टू, राइट साइड में 0 नहीं है, मतलब वो नॉन होमोजीनियस है। आप इस क्लास को डायरेक्ट ले सकते हैं। क्रैमर रूल देखिए, अब इसमें हमें क्रैमर रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे D बनाएंगे। आपको अगर इसका सॉल्यूशन करना है, आपको ऐसा इक्वेशन फॉर्मेट करके दे दिया, तो सबसे पहला काम क्या होगा? D बनाना। और D कैसे बनता है? कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बन जाता है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये आपका D बन गया। आगे हमें D1 D2 D3 बनाना है। अब D1 D2 D3 कैसे बनेगा वो सीखिए। देखिए, ये जैसे D बना है ना, तो अगर हमें D1 बनाना है, अच्छा ये कंडीशन ध्यान रहे, D डज नॉट इक्वल टू 0 पे बताई जा रही है। इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे वो आगे सिखाया जाएगा। देखिए, D1 निकालना है तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है इसी को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे राइट साइड वाली वैल्यू लिख देंगे। होगा क्या? D1 D2 D3, बाकी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। मतलब B1 B2 B3
C1 C2 C3, ये हमारा बन गया D1। ऐसे ही अगर D2 हमें बनाना है तो सेम यही चीज, बस चेंजिंग क्या होगी, ज्यादा कुछ नहीं, सेकंड को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे ये राइट साइड वाली वैल्यू लिख देंगे। होगा क्या, देखिए, और ये एज इट इज रहेगा A1 A2 A3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी D1 D2 D3, और यहाँ क्या हो जाएगा C1 C2 C3 था, C1 C2 C3, ये हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका D1, ये आपका D2। माफी चाहेंगे, थोड़ी सी हैंड राइटिंग हमारी गड़बड़ लग रही होगी, उसके लिए क्षमा करिएगा, बट आपको मैथ पढ़ना है तो आप मैथ तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा वो चीज। ये है D1 D2 निकल गया। अगर आपको D3 निकालना है तो उसके लिए देखिए, हम यहाँ निकालते हैं D3 चाहिए, तो क्या करते हैं, D3 के लिए थर्ड वाले को रिप्लेस करेंगे और बाकी चीजों को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको रिप्लेस करके राइट साइड वाला लिखेंगे। मतलब होगा क्या, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D1 D2 D3, ये होगा। अब आगे हमारा सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलती है वो सीखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो होता क्या है, x इक्वल टू D1 अपॉन D, ये होता है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, D1 आपको मिला हुआ है, D मिला हुआ है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा D2 अपॉन D, यहाँ से y निकल जाएगा, और z चाहिए, z क्या होता है, z इक्वल टू D3 अपॉन D, ये हमारा z दे देगा। समझ आया, एक्स वाई जेड इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे, मतलब आपके इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आई होप 3x3 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, सॉरी डिटर्मिनेंट को, इक्वेशन अगर आ गया 3 वेरिएबल वाला तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आई होप क्लियर होगा। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास एक 2x2 का दिया हुआ है, क्योंकि दो इक्वेशन है, जाहिर सी बात है 2x2 ही बनेगा। आपको इक्वेशन दिया है और बोला है सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, क्रैमर, माफी चाहेंगे। देखिए आपका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 17, अगला है 3x प्लस 5y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है, इसको बोला है सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी बनाते हैं, कोफिशिएंट्स के एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, 2 -1 3 और यहाँ पे y का 5 हो जाएगा, ये हमारा बन गया डी। अब सबसे पहले तो डी निकालना पड़ेगा आपको, ये चेक करना पड़ेगा डज नॉट इक्वल टू 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे वो चीज चेक करेंगे, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आ गया तो चीजें चेंज हो जाती है। वो चेंजिंग क्या होगी जस्ट अभी सिखाया जाएगा इसके बाद। डी निकालते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आता है। देखिए मल्टीप्लाई इसका इसमें और इसका इसमें, 5 2 जा 10, माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा, और 3 क्या आ गया 13 आ गया, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 आया तो आगे प्रोसेस क्या है, आगे है d1 निकालेंगे। चलिए d1 निकालते हैं, d1 d2 d3 निकालेंगे। तो d1 के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे ये वैल्यू आएगी, मतलब 17 और 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और 5 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू 85 और आगे माइनस प्लस आएगा 6, ऐड कर दें तो आ क्या रहा है 91। तो D1 क्या आ गया 91, ये नोट डाउन करते हुए चलना दिमाग में। आगे क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा, फर्स्ट को तो ऐसे ही रहने देंगे, सेकेंड वाले को रिप्लेस करेंगे और ये वैल्यू आएगी 17 और 6।
सॉल्व करिए इसको। 12 माइनस 51, ये 51 है भाई, 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 में से 1 जाए 1, सॉरी 51 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा ये आ रहा है 39, हाँ -39 आएगा, -39। ये वैल्यू किसकी आ गई? D2 की आ गई। अब D1 और D2 निकल चुका, हमें क्या चाहिए? X और Y चाहिए। X क्या होता है? D1/D होता है। यहाँ पे वैल्यू रखिए D1/D, इसके नीचे सॉल्व कर देते हैं। D1 क्या है? 91 और D क्या था? 13। ये 7 टाइम में कटेगा, 13 7 जा 91 होता है, 7 टाइम में कटेगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आगे इसको देखते हैं, हमें आगे y चाहिए, y इक्वल टू होता है D2/D, तो y इक्वल टू D2 क्या है? -39/13। 3 टाइम में कट रहा है, -3 हो जाएगा। ये आ गई किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। x और y हमारा दोनों निकल गया, मतलब हमारे इक्वेशंस के जो वेरिएबल थे वो वैल्यू निकल गई, मतलब हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। तो ये था प्रोसेस आपका क्रैमर रूल से सॉल्व करने का, तब के लिए जब d डज नॉट इक्वल टू 0 है। आगे हम कंडीशंस सीखेंगे, फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो वही कंडीशन सीखना ही है कि d इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, फिर D1 D2 D3 के बारे में भी कुछ कहानियां हैं आगे, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोर्ड पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में समझाएंगे, उसके बाद ही इसके पे बढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है केस फर्स्ट में फॉर टू अननोन इन द सेंस कि अगर आपका 2 इक्वेशन दिए हुए हैं तो उस 2 इक्वेशन में केवल x और y होंगे और वो x y ही अननोन है यहाँ पे, और उसी की हमें वैल्यू निकालनी रहती है। तो अगर केवल 2 अननोन है तो उस केस में क्या होगी कंसिस्टेंसी की कंडीशन, वो सीखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो है, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में क्या होगा। अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वहां पे आप डायरेक्ट बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि x इक्वल टू D1/D, y इक्वल टू D2/D, यूनिक सॉल्यूशन। मसला तो इसमें है, अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा। अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो हम D1 और D2 पे पहुंचेंगे। अगर हमारा D1 और D2 भी इक्वल टू 0 आ गया, देन उस कंडीशन में हमारा सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आप वर्डिंग में लिख सकते हैं इसको, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। थर्ड केस क्या है, अगर हम निकाल रहे हैं d और वो आ गया इक्वल टू 0 और आगे उसमें हम D1 और D2 निकाल रहे हैं। D1 और D2 निकालने में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वन ऑफ D1 एंड D2 इज नॉन जीरो। इसका मतलब ये है कि D1 और D2 में से कोई एक अगर नॉन जीरो मिल गया तो उस कंडीशन पे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया। अगर d इक्वल टू 0 है और अगर d इक्वल टू 0 है और D1 और D2 निकाला हमने और उसमें से कोई एक वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ गई, मतलब नॉन जीरो आ गई, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फॉर टू अननोन के लिए ये केस चल रहा है, ये ध्यान रहे। कंसिस्टेंट कब होगा और यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, तब d डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ आया। और कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब देगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तब देगा जब d भी 0 है और D1 D2 भी 0 ही है। उस कंडीशन पे क्या देगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। तो जहां जहां हमने मार्क किया है, बॉक्स में बंद किया है, यही जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस कंडीशन पे क्या क्या चीजें
हो रही हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले आप केस फर्स्ट को ध्यान से देखिए, समझिए, नोट डाउन करिए। डाउट है तो कमेंट में डाउट जरूर डालिएगा। फिर हम केस सेकंड पे पहुंचते हैं। चलिए आगे देखिए केस सेकंड के लिए। केस सेकंड के लिए क्या हो रहा है? इफ d डज नॉट इक्वल टू 0 है तो जो केस फर्स्ट में था वही केस सेकंड में कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर d इक्वल टू, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसकी वजह से हमें केस फर्स्ट और केस सेकंड करना पड़ गया, यही डिफरेंट होता है। देखिए d इक्वल टू 0 है और d1, d2, d3 ये भी 0 आ चुके हैं, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कब कंसिस्टेंट होगा कब नहीं होगा वो हम अभी जस्ट सीखेंगे, पहले थर्ड को समझ लेते हैं। थर्ड क्या है कि इफ d इक्वल टू 0 है और d1, d2, d3 में से एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आ रहा है, तो उस केस में एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 1 नॉन जीरो मिल रहा है, तो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट कब है? फाइनल जो है वो तो d डज नॉट इक्वल टू 0 पे है, और इनकंसिस्टेंट कब है? जब d इक्वल टू 0 और d1, d2, d3 में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, तो उस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम इरेज करें और फिर हम इसको समझाएं। ये अब तक तब तक नोट करिए, हम इसको इरेज कर दें, फिर समझते हैं हम कि कब 0 होगा और कब नहीं होगा। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। d इक्वल टू 0 है एंड d1, d2, d3 डज नॉट, ये भी 0 आ गए तीनों, तो आपका मे और मे डॉट कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर कंसिस्टेंट है तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो कब कंसिस्टेंट होगा कब नहीं होगा वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये 3 अननोन के लिए है, दैट मीन्स कि 3 इक्वेशन होंगे XYZ फॉर्म में। अब XYZ मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। इस फॉर्मेट के 2 इक्वेशन आपके और होंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये इक्वेशन होंगे। आप जो पीछे रूल पढ़ के आए हैं ना, वही रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। देखिए करते क्या है, फर्स्ट 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, यहाँ से ये जो एक्स वाई वाला टर्म दिख रहा है इसको ऐसे ही रखेंगे और इस z वाले को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। z वाले को क्या करेंगे? राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक यहाँ पे इसको पहले फटाफट से नोट डाउन करें ताकि हम इसको इरेज करके फिर इसको हम आगे पूरा एक्सपेंड करके बता सकें। देखिए यहाँ पे इस चीज को हमने उसको इरेज कर दिया है। ध्यान से देखिए, ये 2 इक्वेशन आपके क्या करने होंगे? इन 2 इक्वेशंस को लेना है, ये जो z वाला पार्ट है इसको राइट साइड ट्रांसफर करना है, और राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है, a1x प्लस b1y इक्वल टू d1 माइनस c1z, और a2x प्लस b2y इक्वल टू d2 माइनस c2z। ये बनेगा। इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे अभी हमने 2x2 का सिखाया है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना। इसी को हम अब सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल अभी जैसे सिखाया, d निकाल लिया, ऐसे ही d1, d2 ये सब निकालेंगे। ठीक, अब रूल सुनिए क्या होता है। इसको, इस इक्वेशन को हमें क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। x और y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ z। क्या बोला हमने? x और y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ z। x की वैल्यू z के टर्म में आएगी, y की वैल्यू भी z के टर्म में आएगी। वो जो x y की वैल्यू आई होगी उसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन थर्ड में x के प्लेस पे x की वैल्यू रखेंगे, y के प्लेस पे y की वैल्यू रखेंगे, z तो z ही है। तो हम जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो वो इस थर्ड इक्वेशन को
अगर सेटिस्फाइड कर गया तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा कि अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन देगा, तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर इस थर्ड इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाइड कर पाया तो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सेटिस्फाइड किया, सेटिस्फाई किया तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर नॉट सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ आया, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सेटिस्फाइड किया तो कंसिस्टेंट और नहीं सेटिस्फाई किया तो इनकंसिस्टेंट। अब आप इस चीज को, इस मेथड को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। हमने आपको इस मेथड को पूरा समझा दिया, लेकिन ये ध्यान रहे आज की क्लास में हमने केवल नॉन होमोजीनियस ही अभी तक सीखा है। होमोजीनियस के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में केवल हम नॉन होमोजीनियस के बारे में सीखें कि क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पे। तो इसमें से अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x + y + z = 1, x + 2y + 3z = 4, x + 3y + 5z = 7। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x, y, z की वैल्यू निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि क्रैमर रूल पढ़ रहे हैं तो हम क्रैमर रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे d निकालते हैं। d कैसे निकलता है आपको बताया गया है, कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। चलिए निकालते हैं। d = 1 1 1, आगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 3 5। ये हमारा क्या निकल गया, d निकल गया। और d निकलने के बाद तुरंत हम एक्सपेंड करके इसका चेक करेंगे कि वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। चलिए देखते हैं d = क्या आ रहा है। क्या करेंगे, r1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ 1 है, रो और कॉलम कवर करेंगे। 10 - 9 -1 कवर करेंगे, क्या रहा है 5 - 3 + 1 3 - 2। इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए और आंसर देखिए क्या आ रहा है, 1 - 2। आगे यहां से क्या था, ये 5 थे, 2 था, क्या था, इसको कवर किया था, 3 और 2 था। अच्छा 2 ही लिखा हुआ है, हमारा 2 भी थोड़ा z की तरह लगता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 है, 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखिए हाँ ध्यान से, -2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो +2 क्या आ रहा है, 2 - 2, और दोनों कैंसिल आउट होके इक्वल टू वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। मतलब d क्या निकल के आ गया, d आ गया हमारा 0। d क्या निकल के आ गया, यहाँ पे चीज लिख दीजिए, d = 0 आ गया। अब d = 0 आ गया तो सबसे पहले हमें d1 d2 d3 निकालना होगा। चलिए d1 d2 d3 निकालते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। d1 निकालते हैं, और d1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को रिप्लेस करके ये वैल्यू लिखेंगे, मतलब 1 4 7 1 2 3 1 2 3 1 3 5 1 3 5। ये हमारा d1 हो जाएगा। आगे इसको एक्सपेंड करके वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहीं पे 1 r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, 10 - 9, ये हो जाएगा -1, रो और कॉलम कवर करेंगे, 20 और -21 + 1 क्या आ रहा है देखते हैं, 12 - 14। ठीक, सॉल्व करिए इसी को। 1 अच्छा यहाँ माइनस है और यहाँ पे 21 का साइन माइनस है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, साइन रखते हैं बड़े का, तो मतलब क्या हो जाएगा -1। हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस माइनस करके प्लस। ठीक, यहाँ पे प्लस पहले से है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस है, बड़े में से छोटे घटाते हैं, साइन रखते हैं बड़े का, मतलब -2 आ रहा है, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, -2।
2 प्लस 2 माइनस 2 वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो D1 की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। D2 निकालते हैं, कैसे निकलेगा, फर्स्ट को तो एज इट इज रहते हैं, इसको चेंज करेंगे, ये उसकी जगह पे 1 4 7 आ जाएगा, 1 3 5 1 3 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए फटाफट से, चलिए 1 आगे 20 माइनस 21 माइनस 1, सॉरी इसको कवर करेंगे, 5 माइनस 3 5 माइनस 3 प्लस 1 7 माइनस 4 7 माइनस 4, आई थिंक वही सेम चीज आएगी, -1 और -2 वही हो रहा है ना, माइनस, हाँ 2 ही आ रहा है, प्लस माइनस में ही आ रहा है, ठीक है, प्लस 3 -3 और +3 क्या हो जाएगा, -3 + 3 = 0। D2 भी 0 आ गया। लास्ट D3 निकालते हैं और चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है। चलिए D3 निकालते हैं, 1 1 1 एज इट इज, 1 2 3 ये भी एज इट इज रहेगा, और ये रिप्लेस होगा, 1 4 7 आ जाएगा इसकी जगह पे, 1 4 7। अब हमारा काम क्या है, इसी को एक्सपेंड करके वैल्यू निकालना। 1 देखिए क्या आ रहा है, 14 माइनस 12 -1 ये होगा, और रो और कॉलम कवर करेंगे, 7 माइनस 4 7 माइनस 4, आगे +1 देखिए क्या आ रहा है, 3 माइनस 2 3 माइनस 2, इसी को फटाफट से सॉल्व करिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा +1, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे, +3 और -3 बराबर 0। मतलब D1 D2 D3 ये सारी वैल्यूज क्या आ गई, 0 आ गई। जब D1 D2 D3 सब 0 आ गया तो आगे की कहानी क्या होगी, ये तो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसको इरेज करें और आगे बताते हैं कि करना क्या है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि थस D1 D2 D3 सारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब सारी वैल्यू 0 आ गई तो सिस्टम क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखिए, आइदर सिस्टम इज कंसिस्टेंट with infinite many solution, with infinite many solution, और या फिर क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अब इन दोनों में से क्या केस बनेगा वो पता करने के लिए हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा कि फर्स्ट 2 इक्वेशन को उठाते हैं और फर्स्ट 2 इक्वेशन में हम x y को एक साइड रखते हैं, z को उधर ट्रांसफर करते हैं। चलिए करते हैं, x + y = ये z उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - z। नेक्स्ट x + 2y = ये उधर जाएगा तो 4 - 3z ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले d बनाते हैं यहां से, और d क्या बनेगा, 1 1, कोफिशिएंट्स 1 1 है, 1 2 क्योंकि कोफिशिएंट 1 2 है, मतलब बनेगा क्या, 1 1 1 2। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट बनेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आ रही, 2 - 1 वैल्यू क्या आई, 1 आई। आगे हम D1 और D2 बना के चेक करते हैं। D1 बनाएंगे तो क्या आने वाला है, पहले तो ये इसको रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे जो राइट में लिखा होगा वो 1 - z 4 - 3z ये एज इट इज रहेगा। इसको एक्सपेंड करिए और देखिए कि D1 क्या आ रहा है। एक्सपेंड करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, मतलब 2 - 2z
और माइनस साइन, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए जो भी लिखेंगे उसका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 4 माइनस 3z है तो क्योंकि माइनस है तो इसलिए -4 + 3z हो जाएगा। ये चीज समझ आई या नहीं? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आने वाला है, साइन चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 4 और 2 सेलेक्ट करेंगे तो -4 है तो इसलिए आएगा क्या, -2, और -2z + 3z आएगा +z, मतलब क्या आ गया, -2 + z। d1 की वैल्यू, d2 निकालते हैं। चलिए ये तो 1 1 एज इट इज रहेगा, इसको रिप्लेस करेंगे 1 - z से, होगा क्या 1 - z और 4 - 3z। सॉल्व करिए इसको, मल्टीप्लाई 4 - 3z माइनस लिख रहे हैं, साइन चेंज होगा तो -1 + 2, सॉरी +z, -1 + z, ये हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रहा है 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, और -3 तो ये माइनस आएगा, और 3z में से z केवल निकल रहा है तो -2z। ये वैल्यू आ गई d2 की। हमें क्या चाहिए, हमें x और y चाहिए, तो x = d1/d होता है, ये चीज होता है, और d क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है, d1 आया हुआ है, यहाँ पे रखेंगे, d1 ये था तो उसके अपॉन में 1 रखेंगे, सेम वही चीज आएगी, तो x = क्या निकल के आ जाएगा, x = आएगा -2 + z, एंड y = क्या निकल के आएगा, d2/d होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे जब रखेंगे तो y = d2 की वैल्यू क्या है, 3 - 2z, और d1 क्या है, 1 है, मतलब y ये हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू भी z के टर्म में है, y की वैल्यू भी z के टर्म में। अभी हमने बताया था कि ये x और y की दोनों वैल्यू z के टर्म में ही आएंगी, तो ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो चेक करना है कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो इसको वो चीज भी यहाँ पे सेटिस्फाइड करा के एक बार क्रॉस चेक करेंगे। x की जगह पे क्या रखना है, -2 + z, चलिए रखते हैं यहाँ पे, ये आप रफ वर्क कर सकते हैं, सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। -2 + z, ये बस आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। 3 y की वैल्यू क्या है, तो जो भी है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, -2z है और यहाँ पे 3 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6z हो जाएगा, आगे +5z है, 5z z के टर्म में है तो वो 5z ही रहेगा, 5z ही रहेगा, क्योंकि z तो हमने चेंज नहीं किया है ना। सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या आ रहा है, इक्वल टू क्या है, 7 है, तो यही 7 मिलना चाहिए। देखते हैं, z और 5z मिला के 6z और -6z, 6z -6z ये कैंसल आउट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को देख लेते हैं, 9 है और -2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपका राइट हैंड साइड क्या है, 7 है, तो इक्वल टू आपकी फाइनल वैल्यू 7 आ गई, और आपका ये XYZ की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है थर्ड इक्वेशन, सॉरी XY की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। समझ आया? अगर ये सेटिस्फाई कर रही है थर्ड इक्वेशन को तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप तुरंत लिख दीजिएगा हेंस सिस्टम हैज हो चुका है, कैसा, कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा हो चुका है, कंसिस्टेंट हो चुका है। और यहाँ पे आपका होता क्या है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन लेते हैं तो करते क्या है, हम z = k पुट करके x और y की वैल्यू उस फॉर्मेट में निकालते हैं। हम आगे आपको बताते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम यहीं पे देखिए, इसको हम इरेज करके यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए होगा क्या, आपका फॉर्मेट कैसा होगा, पुट करना रहता है z = k। k क्या होता है, k रियल नंबर होता है, k क्या होता है, रियल नंबर होता है। k की अलग अलग वैल्यूज चेंज करते जाते हैं, x y z की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाती हैं, जिससे कि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो k z = k है तो x क्या हो जाएगा, x = -2 +
k हो जाएगा, z की जगह k पुट कर देंगे और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 3 माइनस 2k। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और यही आपका सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा अगर हम k की अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे। k हमारा रियल नंबर है। तो ये था आपका क्वेश्चन, क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व किया जाता है जब D1, D2, D3 और D सब 0 हो उस कंडीशन पे, क्योंकि यही थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब तो इजी है। बाकी सब आप अपने आप ही कर सकते हैं, अगर ये कर लिया तो सब कर लिया। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। आज के लिए इतना रहने देते हैं और आज हमने केवल नॉन होमोजीनियस पे पढ़ा है, आगे बस छोटा सा और लेक्चर है होमोजीनियस पे, फिर आपका ये फिनिश आउट है। तो आई होप ये क्लास आपको क्रैमर रूल की अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम दिखी है तो वो भी बोलिएगा, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों से भी कराइएगा, ग्रुप्स में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।